जय माता दी। नमस्कार। जय नारायण की। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं टीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, वर्ष 2024 में चैत्र अमावस्या, जिस दिन सोमवार के कारण सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग भी बन रहा है और इसी अमावस्या को भूतनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन खग्रास सूर्य ग्रहण की घटना घटित हो रही है। इससे पहले पिछले महीने की 25 मार्च को चंद्र ग्रहण की घटना भी घटित हुई थी। स्नेह दर्शकों, लगभग 15 दिन के अंदर सूर्य और चंद्र ग्रहण की घटनाएं परस्पर घटित होती हैं। 8 अप्रैल को जो खग्रास सूर्य ग्रहण घटित हो रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ राशि वालों के ऊपर इस खग्रास सूर्य ग्रहण का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी तो किसी के शारीरिक क्षेत्र में रोग निवृत्ति होगी। कुछ लोगों के जीवन में धन संपदा की प्राप्ति होगी तो कुछ राशि वालों को संघर्ष भी करना पड़ेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, आज के इस एपिसोड में आप जान पाएंगे कि 8 अप्रैल को घटित होने वाली यह खग्रास सूर्य ग्रहण की घटना भारतवर्ष में दिखाई देगी अथवा नहीं। क्या इस ग्रहण की अवधि रहेगी? क्या इस ग्रहण का सूतक काल रहेगा? और आपकी राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा? साथ ही साथ आपको ग्रहण के दिन क्या कुछ विशेष उपाय करना चाहिए जिससे आपको इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त हो। जी हां, इसलिए दर्शकों, चैत्र अमावस्या 8 अप्रैल के दिन सूर्य ग्रहण की घटना घटित होने जा रही है। यह सूर्य ग्रहण 8 और 9 अप्रैल के मध्य रात्रि लगेगा। प्रिय दर्शकों, यह सूर्य ग्रहण की घटना 8 अप्रैल की रात्रि 9:12 से प्रारंभ होकर 9 अप्रैल की रात्रि 2:22 पर समाप्त होगा। अर्थात यह सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल की रात्रि 9:12 से प्रारंभ होगा और मध्य रात्रि 2:22 पर समाप्त होगा। स्नेह दर्शकों, सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। अर्थात इस सूर्य ग्रहण का सूतक 8 अप्रैल को प्रातः 9:12 से प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह सूर्य ग्रहण अमेरिका आदि देशों में दृश्य होगा। भारतवर्ष में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसलिए जहां सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं होता अर्थात दिखाई नहीं देता है, वहां उस ग्रहण के सूतक नियम आदि प्रभावी नहीं होते हैं। स्नेह दर्शकों, भारतवर्ष में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारतवर्ष में इस सूर्य ग्रहण के किसी भी नियम को मान्य नहीं किया जाएगा। अर्थात आपको किसी भी तरह से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपितु जब गर्भवती माताएं बहनें हैं, उनको ग्रहण के सभी नियमों को पालन करना होगा। अर्थात उस अवधि में न कुछ सिलना है, न कुछ काटना है और प्रयास करें उस अवधि में प्रभु के नाम का जितना हो सकता है चिंतन करें। इसलिए दर्शकों, आखिर यह सूर्य ग्रहण होता क्या है? प्रिय दर्शकों, जब देव और दानवों के मध्य परस्पर समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी और उन्हीं रत्नों में से अमृत की प्राप्ति भी हुई थी। और जब समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई तो राक्षस उस अमृत कलश को लेकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत कलश को पुनः अपने हाथ में लिया
और देव और दानवों को अलग अलग पंक्तियों में विभक्त करके देवताओं को वह अमृत पिलाना प्रारंभ किया। इतने में चतुर राक्षस यह समझ गया कि भगवान विष्णु ने यहां कहीं ना कहीं कुछ गोलमोल कर दिया है। भगवान विष्णु अपनी माया से यहां भी हमें छलने जा रहे हैं। तो उस राक्षस ने क्या किया, देवताओं के मध्य में जाकर अमृत पी लिया। और जब उस राक्षस ने अमृत पी लिया तो इस बात की सबसे पहले जो पता चला वह सूर्य और चंद्र ग्रह को पता चला। और सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को उस राक्षस के कुकृत्य के विषय में बतलाया। इसके पश्चात राक्षस भागने लगा और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस के दो हिस्से कर दिए। क्योंकि वह राक्षस अमृत पी चुका था, इसलिए सर से ऊपर का हिस्सा बन गया राहु और सर से नीचे का हिस्सा बन गया केतु। प्रिय दर्शकों, तभी से राहु और केतु दोनों ग्रह सूर्य और चंद्रमा के परस्पर विरोधी हैं। और जब इनको अवसर मिलता है, यह सूर्य और चंद्रमा को कुछ समय के लिए निगलने का प्रयास करते हैं। और जिस अवधि में वह सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करते हैं, उस अवधि को कहा जाता है हमारे शास्त्रीय पहलू से सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण की घटना। ठीक इसके विपरीत अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहते हैं, तो जब सूर्य और चंद्रमा परस्पर एक रेखा में अंकित आ जाते हैं, एक रेखा में परस्परित सुव्यवस्थित हो जाते हैं, और उस अवधि में जब सूर्य की छाया सीधा पृथ्वी न पड़कर चंद्रमा पर पड़ती है, तो जिस हिस्से में हल्का सा अंधेरा होता है वहां पर सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है। यह एक वैज्ञानिक विवेचना है सूर्य ग्रहण के विषय में। मेरे प्रिय दर्शकों, आइए अब यह जानते हैं कि इस सूर्य ग्रहण का आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। जी हां, यदि आपकी राशि है मेष, तो यह जो सूर्य ग्रहण मीन राशि में घटित हो रहा है, रेवती नक्षत्र में घटित हो रहा है, तो यह आपकी राशि से 12वें भाव पर घटित होने जा रहा है। और मेष राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण से लगभग 14 अप्रैल तक, जब तक सूर्य ग्रह राशि परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। और अपने साथ साथ माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना होगा। यात्राओं पर सर्वाधिक सावधानी रखनी होगी। और आपके लिए चंद्रमा होते हैं चतुर्थ के कारक। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। कब तक? 14 अप्रैल तक। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। क्या करें आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए? आप 9 अप्रैल को, 8 अप्रैल को जब मध्य रात्रि सूर्य ग्रहण की घटना घटित हो जाएगी, उसके पश्चात 9 अप्रैल को आपने क्या करना है? 9 अप्रैल को आप तांबे के बर्तन में गुड़, गेहूं, लाल फल रखकर धार्मिक स्थल में अर्पण कर दीजिएगा। ग्रहण से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। जी हां, यदि हम बात करते हैं वृष राशि वालों की, तो यह जो सूर्य ग्रहण घटित होगा, यह आपकी राशि से एकादश भाव में घटित होने जा रहा है। और यदि आपकी राशि है वृष, तो आपके आर्थिक क्षेत्र में कुछ उन्नति की संभावना बनती है। आपको रोग और शोक से भी निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन इस ग्रहण के प्रभाव से आपका पैसा कोई उधार ले सकता है, आपसे कोई मदद मांग सकता है, और उस पैसे के आने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए आपने अपने पैसे से संबंधित किसी भी तरह के लेन देन से आपको बचना चाहिए। और साथ ही साथ संतान से संबंधित चिंताओं से निवृत्ति के लिए आपने ग्रहण के पश्चात किसी भी स्टील के बर्तन में चावल और दूध का दान करना है। निश्चित मान के चलेगा, सूर्य ग्रहण से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। यह सूर्य ग्रहण आपके 10वें भाव अर्थात प्रोफेशन भाव में घटित होने जा रहा है। आपको निरंतर
8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक अपने प्रोफेशन पर सर्वाधिक सावधानी रखनी होगी। बड़ा केंद्रित होकर ध्यानपूर्वक अपने कार्य को करना होगा और अपने सीनियर अधिकारियों के साथ मधुर संबंध रखने होंगे। पिता के साथ किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से आपको बचना चाहिए और इस अवधि में आपको पिता के साथ किसी यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। आपको ग्रहण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ग्रहण के पश्चात साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को समर्पित कर दें। निश्चित आपको ग्रहण से संबंधित अवरोधों से निवृत्ति प्राप्त होगी। जी हां, बात करते हैं कर्क राशि वालों की। यह ग्रहण आपके भाग्य स्थान पर घटित होने जा रहा है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस ग्रहण के प्रादुर्भाव, इस ग्रहण के प्रभाव के कारण भाग्य अवरोधित हो सकता है। बनते हुए कामों में अड़चन, अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं और साथ ही साथ भाई बहनों के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आपकी राशि है कर्क, तो आप ग्रहण के पश्चात दूध का और दूध से बनी वस्तुओं का दान करें। निश्चित ग्रहण दोष से निवृत्ति आपको प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है सिंह, तो यह जो सूर्य ग्रहण है, अर्थात आपके राशि के स्वामी सूर्य को ही राहु ग्रह ग्रसित करने जा रहा है, जिसके कारण होगा यह सूर्य ग्रहण। इस सूर्य ग्रहण के कारण आपको शारीरिक क्षेत्र में कष्ट की प्राप्ति हो सकती है, शारीरिक चोट आदि की संभावना आपकी बन सकती है। लेकिन यदि आप व्यवसायी हैं और आपकी राशि है सिंह, तो आपके व्यवसाय में उन्नति की संभावना जरूर बनती है। आपको इस ग्रहण से संबंधित दोषों से निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? ग्रहण के पश्चात गुड़ और नारियल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अथवा धार्मिक स्थल पर जाकर अर्पण कर दें। निश्चित ग्रहण से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। यह सूर्य ग्रहण आपके सप्तम भाव पर घटित होने जा रहा है। सप्तम भाव व्यवसाय का भी होता है और सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का भी होता है। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण परेशानी का कारक रहेगा। आपके जीवन साथी या जीवन संगनी के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव रह सकता है और आपको प्रयास करना है इस अवधि के अंदर अपने पार्टनर से किसी भी तरह के मतभेद में नहीं उलझना है। साथ ही साथ व्यवसाय में किसी भी तरह के नए इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना चाहिए, अन्यथा हानि की संभावना है। आप क्या करें? ग्रहण के बाद जटा वाला नारियल और साथ ही साथ जौ और काले तिल 8 बार एंटी क्लॉक अपने सर से वार कर जल प्रवाह कर दें। निश्चित सूर्य ग्रहण से संबंधित अवरोधों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। बात करते हैं तुला राशि। यह सूर्य ग्रहण आपके 6ठे भाव पर घटित हो रहा है। रोग शोक से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। पुराने रोग व्याधियों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। अटके हुए काम आपके बनेंगे और साथ ही साथ यात्राओं के भी आपको खूब अवसर प्राप्त होंगे। आपको ग्रहण के पश्चात क्या करना चाहिए? लाल वस्तु धार्मिक स्थल पर जाकर अर्पण करने चाहिए। निश्चित ग्रहण से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आपके पंचम भाव जो शिक्षा का कारक होता, संतान का कारक होता, नए अवसरों का कारक होता है, वहां पर सूर्य ग्रहण की घटना घटित होने जा रही है। तो आपको इस अवधि में क्या करना है? आपको संतान से संबंधित उलझनों से, संतान से संबंधित चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। यदि आपके पास सर्विस नहीं है तो कुछ समय तक आपकी चिंता बढ़ सकती है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। आपको ग्रहण के पश्चात तांबे के बर्तन में मसूर की दाल, गुड़ और जलेबी रखकर धार्मिक स्थल पर अर्पण करना चाहिए। निश्चित आपको ग्रहण से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। बात करते हैं धनु राशि वालों की। चंद्र ग्रहण आपके चतुर्थ भाव पर, माफ कीजिएगा, सूर्य ग्रहण आपके चतुर्थ भाव पर घटित होने जा रहा है। चतुर्थ भाव परिवार और मां का कारक होता है। परिवार के अंदर हल्के फुल्के मतभेद हो सकते हैं। मां का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है और इस अवधि में आपको किसी भी तरह इन्वेस्टमेंट से बचना होगा, विशेष तौर से 14 अप्रैल तक। क्या करें धनु राशि के जातक? ग्रहण के पश्चात पीतल के बर्तन में गुड़, चने की दाल और गेहूं भरकर धार्मिक स्थल पर अर्पण करें। निश्चित ग्रहण से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। बात करते हैं मकर राशि वालों की। यह सूर्य ग्रहण आपके तृतीय भाव में घटित होने जा रहा है।
तृतीय भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, सिबलिंग भाई बहन का होता है, पैतृक संपत्ति का कारक होता है, यश मान प्रतिष्ठा सम्मान का कारक होता है। आपके मान प्रतिष्ठा पर ग्रहण लग सकता है, भाई बहनों से मतभेद हो सकता है, पैतृक संपत्ति से संबंधित उलझनों से आपको रूबरू होना पड़ सकता है इस अवधि में। सचेत रहें, सावधान रहें, लेकिन हाँ, आपके भाग्य के कपाट खुल सकते हैं। क्या करना चाहिए आपको इस अवधि में? आपको ग्रहण के पश्चात लाल वस्तुओं का, विशेष तौर से गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए। निश्चित ग्रहण दोष से संबंधित अवरोधों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। आपके द्वितीय भाव में सूर्य ग्रहण की घटना घटित होने जा रही है। द्वितीय भाव धन का कारक होता है, द्वितीय भाव पूर्वजों के आशीर्वाद का कारक भी होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है कुंभ, तो आपको किसी भी तरह के लेन देन से बचना चाहिए आने वाले 14 अप्रैल तक, और साथ ही साथ आपको धन की अपेक्षा अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए, अन्यथा आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें ग्रहण के पश्चात? आप ग्रहण के पश्चात तांबे के बर्तन में मसूर की दाल और गुड़ भरकर धार्मिक स्थल में अर्पण करें। निश्चित आपको ग्रहण से संबंधित समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। बात करते हैं मीन राशि वालों। यह सूर्य ग्रहण जो रेवती नक्षत्र और मीन राशि में घटित होने जा रहा है, अर्थात आपकी ही राशि में ही घटित होने जा रहा है, इस सूर्य ग्रहण के कारण आप मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो सकते हैं। माता और पिता, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक साथ है, माता और पिता के स्वास्थ्य से संबंधित उलझने आपके साथ चल सकती हैं। जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी आपको रह सकती हैं। तो आप क्या करें ग्रहण के पश्चात? आप ग्रहण के पश्चात पीतल के बर्तन में मसूर की दाल, चने की दाल और साथ में गेहूं भरकर किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर समर्पित कर दीजिएगा। निश्चित ग्रहण दोष से संबंधित समस्याओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, 8 अप्रैल को जो यह सूर्य ग्रहण की घटना घटित होने जा रही है, इसके सारे दान इत्यादि आपने जो भी कार्य करने हैं, सब कार्य आपको करने हैं 9 अप्रैल को, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण की घटना 8 अप्रैल की रात्रि 9:12 से लेकर 9 अप्रैल को प्रातः अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं 2:22 तक घटित होगी। इसलिए सारे उपाय आप इसके करें 9 अप्रैल को। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगता है या आपको यह लगता है कि इस ग्रहण से संबंधित सटीक और सही जानकारी आपके परिचितों को भी प्राप्त हो, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने ख्याल रखें। जय माता दी, नमस्कार।